Hello everyone. Today we are going to see some important terms relating to your syllabus. Students, in this video we are going to see what are the basic concepts that you should know while studying the direct tax. जब आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हो तो आपको डायरेक्ट टैक्स के अंदर के कुछ कंसेप्ट चाहिए। आपका जो टोटल सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और साथ में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जो कि हम जब सम सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे हमको वो कंसेप्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टैक्स। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज़ टैक्स। तो अगर टैक्स के बारे में बोला जाए तो टैक्स आर फाइनेंशियल लेवीज, मतलब पैसों के फॉर्म में एक लेवीज मतलब क्या, ड्यूटीज़, चार्ज और वी कैन से बर्डन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट अपॉन इट्स सिटीजन टू रियलाइज मनी फॉर वेरियस पर्पस। देखो स्टूडेंट, गवर्नमेंट आपको पता है वेरियस एक्टिविटीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, पावर प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, रोड्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, डैम्स वगैरह। और इन सब के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और ये पैसा गवर्नमेंट लाता कहाँ से, तो नो डाउट आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करता है, टैक्स। सो टैक्स इज़ नथिंग बट एन अमाउंट और ड्यूटी विच इज़ लेविड बाय, यानी कि चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंडिविजुअल्स और वी कैन से द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। कि कंट्री के अंदर जो पर्सन है, जो बिजनेसेस है, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट द मनी, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टैक्स। सो जैसे कि मैंने कहा, टैक्स दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट। दो टाइप का टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स। बहुत सिंपल मीनिंग है। डायरेक्ट टैक्स मतलब अ टैक्स विच इज़ directly charge on the income of the person, or we can say it is a tax which is charged on this person and also collected from the same person। मतलब जिस पर्सन के ऊपर ये चार्ज हो रहा है उसी पर्सन से इसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल ले ले हम इनकम टैक्स, जैसे मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, साल भर में सैलरी कमाया, मैंने सैलरी मिल रहा है, फिर जितना भी मेरा इनकम हुआ उसमें से जो एक्सपेंसेस है वो माइनस करने के बाद में अगर इनकम मेरा बच रहा है और वो इनकम का लिमिट एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, अभी स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने जो एक क्राइटेरिया दिया है कि अगर आप किसी ईयर में इतने अमाउंट के ऊपर इनकम अर्न करते हो तो आपके इनकम के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। फिर आपके पास में प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो ये ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली आपके ऊपर चार्ज हो रहा है और आप ही को पे करना होगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सेकेंड, और एक आइडेंटिटी क्या, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, मतलब जिसके ऊपर ये चार्ज किया है उसी पर्सन को इसको पे करना होगा। ये अपना बर्डन किसी और के नाम पे शिफ्ट नहीं कर सकता। अभी बोलोगे ये क्या है सर, देखते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज़ अ चार्ज ऑन वन पर्सन बट कलेक्टेड फ्रॉम द अनदर पर्सन। मतलब क्या, तो जब हम जिसके ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे हैं और वो पर्सन अपने ऊपर के टैक्स के बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो स्टूडेंट, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को कहता है कि तुम गुड्स बना रहे हो, मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो, तो जो भी गुड्स तुम मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो उसके ऊपर तुमको
हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर बोल रहा है ठीक है, कितना टैक्स बता दो। तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कौन से गुड्स के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा इसका रेट डिफाइन किया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की प्राइस प्लस उसके अंदर प्रॉफिट और ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स बोला वो भी इसके अंदर ऐड करेगा और किससे कलेक्ट करेगा, कंज्यूमर से। देख रहे हो क्या कर रहा है स्टूडेंट, कि अपने ऊपर का टैक्स का बर्डन ये क्या कर रहा है, किसके ऊपर शिफ्ट कर रहा है, कंज्यूमर को। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जहाँ पे हम डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके ऊपर चार्ज हो रहा है उसी को पे करना होगा। वेयर एज अगर इनडायरेक्ट टैक्स के केस में अगर देखते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन मैन्युफैक्चरर होलसेलर पे, होलसेलर हो सकता है रिटेलर पे और रिटेलर फाइनल कंज्यूमर पे। गवर्नमेंट को तो देगा कौन, मैन्युफैक्चरर है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो ड्यूटी इम्पोज कर रहा है, जो उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है। लेकिन वो अपनी जेब से नहीं देगा, वो क्या कर रहा है, सामने वाले से कलेक्ट कर रहा है। ऐसे टैक्स को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। राइट नाउ आपके इस सेमेस्टर में आपको डायरेक्ट टैक्स है एंड देन नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो आपको टैक्स का मतलब समझा है कि टैक्स क्या होता है। टैक्स के दो टाइप, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ ये जो टैक्स का स्कीम है, मतलब ये क्या है, कैसे चार्ज होगा, किसके ऊपर चार्ज होगा। सो टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम, नो डाउट, इसलिए तो इनकम टैक्स बोलते हैं हम बार बार। सो द टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम अर्न बाय एवरी पर्सन। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आप बोलोगे सर मुझे 100 रुपीज़ मिल रहा है इनकम, तो क्या उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा क्या, नहीं। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम एक मिनिमम लिमिट डिफाइन किया है, जिस लिमिट के ऊपर अगर आपका नेट इनकम होता है तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम एक्सीड द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, जो भी आपको एग्जेम्प्ट किया है उसको माइनस करने के बाद में, उसको माइनस करने के बाद में अगर आपका उससे ज़्यादा इनकम है और कुछ बच रहा है तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सो द टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो द टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम। तो पहला वर्ड जो है बोल्ड में लिखा है टोटल इनकम। नाउ टोटल इनकम मतलब क्या, इनकम विच इज़ अर्न फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जितने भी आपके पास में सोर्सेस है उन सब सोर्सेस से मिला के जितना आपको इनकम होता है उसको बोलते हैं टोटल इनकम। तो अभी बोलोगे सर ये सोर्सेस क्या है। इनकम टैक्स के अंदर इनकम के 5 सोर्सेज डिफाइन किए हुए हैं स्टूडेंट। पहला सोर्स है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब कोई कहीं पे जॉब कर रहा है वहाँ से उसको इनकम मिल रहा है, यानी कि अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को कुछ अमाउंट मिल रहा है, जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है और वहाँ से उसको इनकम मिल रहा है तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। देन सेकेंड सोर्स स्टूडेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि किसी के पास में हाउस है और उसने वो रेंट के ऊपर दिया हुआ है, उसने वो क्या दिया है, रेंट के ऊपर दिया है और ऐसे रेंट के फॉर्म में उसको इनकम मिल रहा है अपनी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये दूसरा सोर्स हो गया जहाँ से इनकम अर्न हो रहा है। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसका कोई बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है और उस बिज़नेस या प्रोफेशन से उसको कुछ इनकम हो रहा है, जैसे उसका गुड्स बेचने खरीदने का है और उससे उसको प्रॉफिट या इनकम अर्न हो रहा है, कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशनल थिंग्स वो चला रहा है, ठीक है। एंड देन फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन मतलब क्या, कि उस पर्सन के पास में कुछ एसेट्स है और एसेट्स को बेचने से जो उसको फ़ायदा होता है, स्टूडेंट समझ लो प्रॉपर्ली, एसेट्स को बेच के जो फ़ायदा होता है, बेनिफिट, प्रॉफिट,
उस प्रॉफिट के ऊपर भी इनकम टैक्स चार्ज होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज योर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास में कुछ प्लॉट है, लैंड है, या आप बिल्डर हो, या पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शंस वगैरह है, आपके पास में एक 20 लाख रुपीज़ का हाउस है और उसको आप 25 लाख रुपीज़ में बेच रहे हो, तो आपको 5 लाख रुपीज़ क्या हो रहा है, गेन, प्रॉफिट, और इसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मीन्स प्रॉफिट और गेन विच अराइज आउट ऑफ सेलिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स। जो आपके एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स है, उनको सेल करके आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देन पांचवा और लास्ट सोर्स है स्टूडेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब जो इन चारों कैटेगरी में नहीं बैठता है उसको डिफाइन किया गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो टोटल हमारे में 5 सोर्सेस है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन को पाँचों सोर्सेज से इनकम मिले। किसी का बिजनेस है तो सिर्फ उसको बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो रहा है, कोई सिर्फ रेंटिंग का काम करता है तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कोई कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसका इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। अंडरस्टूड। और इन सब कैटेगरी में नहीं जो बैठता है और भी अदर सोर्सेज से अगर उसको इनकम हो रहा है तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको कहीं से कमीशन मिल रहा है, उसको लॉटरी लग गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग वगैरह। अभी बोलोगे सर ये तो ब्लैक मनी है। इनकम टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आपका ब्लैक मनी वगैरह ये कंसिडर नहीं होता है, इसको नहीं देखा जाता है। आपको इनकम है, टैक्स देना पड़ेगा। सो इन 5 सोर्सेस से जो आपको टोटल इनकम मिलता है उसको बोलते हैं आपका टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम के ऊपर क्या चार्ज होता है, तो टैक्स चार्ज होता है। और कौन से टाइम का टोटल इनकम, तो नेक्स्ट वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, देखो प्रीवियस ईयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर। नाउ प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल। जिस साल का हम इनकम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और नेक्स्ट है बट इट इज़ टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, जिसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। मतलब क्या कि जिस साल का आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो, उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर। और जिस साल में ये कर रहे हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो आपका प्रीवियस ईयर है 2019-20। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का जो ईयर है वो हो गया आपका प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा कि टोटल साल में कितना इनकम अर्न किया है। इसीलिए जब 31 मार्च को ईयर कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट डे से आपकी लायबिलिटी अराइज होती है, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितना इनकम अर्न हुआ और उसके ऊपर आपको क्या देना है, टैक्स देना है। तो अभी ये काम कब चालू करोगे, जब पिछला साल क्या होगा, ख़त्म होगा। तो जिस साल का आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और ये पिछला साल का इनकम पिछले साल में नहीं कर सकते, इसको आपको इस साल में करना पड़ेगा। तो यू हैव टू पे द टैक्स इन द करंट ईयर। और इस साल को हम क्या बोलते हैं, तो असेसमेंट ईयर। तो आपके पास में पूरे साल भर का टाइम होता है जिसमें आपको आपका इनकम क्या करना होता है, एसेस करना होता है। हालांकि कंपनी के केस में अलग डेट होता है, इंडिविजुअल के केस में अलग डेट होता है कि कब तक आपको अपना इनकम कंप्यूट करके टैक्स पे करना है। सो राइट नाउ 2019-20 हमारा प्रीवियस ईयर है और 2020-21 हमारा क्या है, असेसमेंट ईयर है। तो अगर मुझे किसी पर्सन का इनकम कैलकुलेट करना है तो मैं देखूंगा प्रीवियस ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक
उसने कौन से सोर्सेस से कितना कितना इनकम अर्न किया, और उसका टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद में हम फाइंड आउट करेंगे कि वो कितना टैक्स पे करने के लिए लायबल है। और ये कब फाइंड आउट कर रहे हैं हम? अभी इस साल में। इसलिए इस साल को हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। सो सिंपल, जिस साल में उसकी टैक्स लाइबिलिटी एसेस की जा रही है, पता की जा रही है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एसेस कर रहे हैं हम, पता कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अलग अलग वर्ड्स। ठीक है। सो इस साल में हम कर रहे हैं तो ये उसका क्या हो गया? असेसमेंट ईयर। तो राइट नाउ प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। नाउ सो नेक्स्ट वन आ जाता है कि सर जो इनकम है वो किसके बेस के ऊपर डिसाइड होता है? पहले तो अभी आपने बता दिया कि टोटल इनकम क्या होता है, कौन से सोर्सेस है। फिर बताया कौन से साल का, तो प्रीवियस ईयर का। कब कैलकुलेट करते हैं? तो असेसमेंट ईयर में। नाउ ये जो इनकम है ये किस बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है? तो नेक्स्ट वन एंड वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम सम्स देखने वाले आगे, the total income is to be determined on the basis of his residential status in India। तो इनकम किसके बेस के ऊपर डिसाइड होता है? तो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। किसके हिसाब से? रेसिडेंशियल स्टेटस। नाउ किसका इनकम हम कैलकुलेट करने वाले हैं? कौन लायबल है टैक्स के लिए? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर पर्सन का डेफिनेशन दिया है कि पर्सन के अंदर कौन आता है। अभी ये टैक्स के हिसाब से डेफिनेशन है स्टूडेंट, नहीं तो हम बोले पर्सन मतलब कौन? सर कोई सामने खड़ा पर्सन है वो पर्सन नहीं। अंडर इनकम टैक्स पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अ लोकल अथॉरिटी लाइक हम बोल सकते हैं म्यूनसिपाल्टीज़ वगैरह हो गया। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विथ एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉज। तो एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो ऊपर दिए गए कैटेगरीज में, अदर कैटेगरीज में नहीं आता है, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पर्सन। इन सबको हम क्या बोलेंगे? पर्सन। और इनका हमको कैलकुलेट करना है टैक्स। सो किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, फर्म का हो सकता है। सो पर्सन इंक्लूड ऑल दीज विच आर मेंशन ऑन दी स्लाइड। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं एसएसी। क्या है एसएसी? एसएसी मतलब वो पर्सन जिसका इनकम एसेस कर रहे हैं टैक्स की लैंग्वेज में। अभी जो हमने पर्सन का डेफिनेशन देखा, इंडिविजुअल, फर्म वगैरह, तो जब हम उसका इनकम एसेस करते हैं तो उस पर्सन को बोला जाता है एसएसी। तो अगर हम कंपनी का इनकम एसेस कर रहे हैं तो कंपनी को एसएसी बोलेंगे। किसी इंडिविजुअल का इनकम एसेस कर रहे हैं तो उसको एसएसी बोलेंगे। तो सिंपल, हु इज़ एसएसी? एसएसी मीन्स अ पर्सन हुज इनकम इज़ एसेस, जिसका इनकम एसेस किया जा रहा है उसको बोलेंगे एसएसी। फिर जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। देन असेसमेंट ईयर के बाद में आ जाता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? ये भी एक फाइनेंशियल ईयर है इमीडिएटली प्रिसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का पिछला जो साल होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अगेन प्रीवियस ईयर भी कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, और कब ख़त्म होता है? तो 31 मार्च को। सो आई होप यहाँ तक आपको टर्म समझ में आए रहेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले टैक्स, कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स एक चार्ज है जो गवर्नमेंट अपनी वेरियस एक्टिविटीज़, खर्चेस को फुलफिल करने के लिए इम्पोज करती है। टैक्स के 2 पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने देखा कि जो डायरेक्टली इनकम के ऊपर चार्ज होता है, जिस पर्सन के ऊपर चार्ज हो रहा है वो किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता।
इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स वगैरह के ऊपर चार्ज होता है, जिसका बर्डन वो अपने नेक्स्ट वाले स्टेज में चाहे तो शिफ्ट कर सकता है। फिर जो है टैक्स है किसके ऊपर चार्ज होता है, तो इनकम के ऊपर। तो व्हाट इज़ इनकम, किसको इनकम बोलेंगे और कौन से सोर्सेस है इनकम के, मैंने वो बताए। और उन सारे सोर्सेस से जो इनकम ऑन होता है उसको क्या बोलते हैं, टोटल इनकम। फिर मैंने बताया इनकम किसका कैलकुलेट करते हैं, तो पर्सन का। पर्सन मतलब कौन, तो इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ, बॉडी ऑफ एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटीज़। देन जो इनकम कैलकुलेट होता है इस पर्सन का, ये कौन सी ईयर में कैलकुलेट होता है, तो उस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में ये कैलकुलेट किया जा रहा है। और जिस साल का एसेस हो रहा है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस साल का कैलकुलेट किया जा रहा है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर अभी क्या है, 1920। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक हो गया प्रीवियस ईयर। और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का हो गया असेसमेंट ईयर। और जब हम उस पर्सन का इनकम असेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसएसी। तो असेसमेंट ईयर, एसएसी, प्रीवियस ईयर। नाउ फिर मैंने आपको बताया था कि जो इनकम है ये किसके बेस के ऊपर डिसाइड होता है, या कितना टैक्स लगेगा, या कहाँ पे लगेगा, या कैसे लगेगा। सो जो इनकम है वो डिसाइड होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है, मीन्स कि वो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है। जो अभी यहाँ से आगे है हमारे क्वेश्चंस का पार्ट है, इसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एग्ज़ाम में। सो सी इट प्रॉपरली, क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कि हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है। अभी कुछ स्टूडेंट रेसिडेंट और सिटीज़नशिप को एक समझते हैं। स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि वो रेसिडेंट है तो सिटीज़न होना ही चाहिए, या सिटीज़न है तो रेसिडेंट होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी अ रेसिडेंट शुड बी अ सिटीज़न और सिटीज़न शुड बी अ रेसिडेंट। टैक्स पर्पस के लिए हमको सिर्फ इतना देखना होता है कि वो रेसिडेंट है या नहीं है, और ना कि सिटीज़नशिप। समझ में आ रहा है। सिटीजनशिप का टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, रेसिडेंशियल स्टेटस का टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। सो हियर वी आर गोइंग टू सी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस वी आर गोइंग टू डिसाइड whether that person is liable for tax or not. So how to determine the residential status of the individual। तो अगर किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है तो कैसे करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए किस बेस के ऊपर डिसाइड होगा उसके लिए कुछ कंडीशंस दी है। उस कंडीशंस को जानने से पहले स्टूडेंट हमको ये टी डायग्राम देख लेना है कि रेसिडेंशियल क्या होता है। सो रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर दो टर्म है, एक है रेसिडेंट और दूसरा नॉन रेसिडेंट। या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर रेसिडेंट है तो आपका क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता तो स्टूडेंट, अगर वो रेसिडेंट है तो आपका सम वहाँ पे ख़त्म नहीं होता। आपको फाइंड आउट करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। अभी बोलोगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है, देखते हैं आगे। और अगर वो रेसिडेंट ही नहीं है मतलब वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो चेक करने का क्या कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। और अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है तो हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर वो रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मुझे पता है थोड़ा बहुत टेक्निकल है लेकिन आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
सो ये जो रेसिडेंट है या नहीं है, या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है, या नॉन रेसिडेंट है, कैसे डिसाइड करेंगे? सो इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नंबर ऑफ डेज ही और शी स्टे इन इंडिया। वो कितने दिन इंडिया में रहा है, इसके बेस के ऊपर डिसाइड होता है कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। सो व्हाट आर दी कंडीशंस? सो ये कंडीशंस आपको एज इट इज़ समझ के याद रखनी है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन के आंसर का पार्ट है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना है कि वो क्यों रेसिडेंट है या नहीं है। तो क्या कंडीशन है स्टूडेंट? पहले हम देखने वाले रेसिडेंट के लिए। तो रेसिडेंट के लिए दो कंडीशन है, और अगर इन दोनों में से एक भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो उसको बोलेंगे हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या कंडीशन है? पहला, ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। अगर वो पर्सन 182 डेज या उससे ज़्यादा दिन अगर पिछले साल में यानी कि 1920 में इंडिया में रहा है तो उसको बोला जाएगा रेसिडेंट। बहुत ही सिंपल है। कितना डेज? 182 डेज या उससे ज़्यादा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है स्टूडेंट, तो एक दूसरा कंडीशन भी है, आपको वो भी चेक कर लेना है, और अगर ये फुलफिल होता है तो भी उसको रेसिडेंट कहा जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन के अंदर 2 पॉइंट है और दोनों के दोनों पॉइंट आने चाहिए। तो क्या है सेकंड कंडीशन? ही इज़ इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल में यानी कि सेम 1920 में 60 डेज या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। एंड बोला स्टूडेंट, और नहीं है, एंड मतलब उसके साथ में 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल को छोड़ के। प्रिसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर मीन्स पिछले साल को छोड़ के और 4 साल पीछे जाना है, और उन 4 साल में अगर वो 365 डेज या उससे ज़्यादा अगर इंडिया में है तो भी उसको क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। मिस्टर ए 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक इंडिया के अंदर 185 डेज़ तक था। तो बोलो रेसिडेंट है या नहीं है? अब बोलोगे हाँ सर, 182 डेज़ वाला कंडीशन, यस। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर ए पिछले साल में 70 दिन इंडिया में है, और पिछले साल को छोड़ के अगर और पीछे 4 साल जाएंगे हम तो उसमें वो 500 दिन इंडिया में है। तो बोलो रेसिडेंट है या नहीं है? हाँ सर है। अभी ये पिछले साल वाला समझ में नहीं आया तो सिंपल बता दूँ मैं आपको कि 2019-20 में वो 60 डेज़ या उससे ज़्यादा, और 2015 से लेके 2019 तक स्टूडेंट, 2015 से लेके 2019 तक मतलब 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 प्रीवियस ईयर को छोड़ के, तो 19-20 को छोड़ के 4 साल आप पीछे जाओगे, 19-20 को छोड़ दो तो क्या आएगा? 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16। तो कैसे याद रखना है? 2015-16 से लेके 2018-19 तक अगर वो 365 डेज़ या उससे ज़्यादा होता है, और साथ में ही पिछले साल में कितने दिन? 60 दिन अगर वो इंडिया में है तो उसको क्या माना जाएगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको बोला जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन नीचे देखो बॉक्स बना हुआ है कि ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ना, ये कुछ लोगों के लिए नहीं है।
मतलब उनके लिए एक ही कंडीशन है, और अगर वो कंडीशन फुलफिल होगा तो ही उनको रेसिडेंट कहा जाएगा। तो कौन है वो लोग? पहला, एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑन इंडियन शिप फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कोई पर्सन जो इंडियन शिप पे एज अ क्रू है, मतलब आपको पता है स्टूडेंट जो शिप पे जॉब वगैरह करते हैं, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए दूसरे कंट्री में गया है। किस पर्पज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए दूसरे कंट्री में गया है, तो उनके लिए एक ही कंडीशन है, अगर उनको इंडिया का रेसिडेंट बनना है तो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा। सेकेंड, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और इंडिया में आया है, और अगर उसको इंडिया का रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए भी एक ही कंडीशन है, 182 डेज़, उसके लिए दूसरा कंडीशन है ही नहीं। तो ये दो कंडीशंस है जिनके लिए कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल है। कौन किसके किसके लिए? पहला, जो पर्सन शिप के ऊपर जॉब कर रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आउटसाइड इंडिया गया है, और दूसरा, जो पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया में आया हुआ है। तो अभी बोलोगे सर ये इंडियन ओरिजिन क्या? चलो देख लेते हैं इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन मतलब अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ he or either his parent or his any of his grandparent was born in undivided India। इंडिया 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया था स्टूडेंट, आपको पता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्री साथ में थे। सो अगर उसके ग्रैंडफादर, फादर या वो खुद जब इंडिया अनडिवाइडेड था और उनका बर्थ इंडिया में हुआ है और फिर बाद में वो फॉरेन में जाके सेटल हो गए किसी भी कंट्री में, और अभी उनका बेटा या वो इंडिया में आ रहा है, तो उस पर्सन को बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जिसके फादर, ग्रैंडफादर का बर्थ इंडिया में हुआ था। क्लियर है? और अभी वो फॉरेन में है और वो अभी इंडिया में आ रहा है, उनका लड़का या खुद, तो अगर उनको रेसिडेंट बनना है तो उनके लिए क्या कंडीशन है? सिर्फ ओनली वन कंडीशन, 182 डेज और मोर मैक्स। फिर आ जाते हैं हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट तो देख लिया हमने, तो क्या था रेसिडेंट के लिए कंडीशन? सिंपल, अगर वो पिछले साल में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा है, या फिर पिछले साल में 60 दिन और 2015 से 2019 तक 365 डेज़ और मोर, अगर वो इंडिया में है तो उसको क्या माना जाएगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वंस यू हैव डिसाइडेड रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो रेसिडेंट है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। क्या है या नहीं? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। अगर वो रेसिडेंट ही नहीं है स्टूडेंट, मतलब वो नॉन रेसिडेंट है। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो आपको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए दो कंडीशन है, और वो दोनों की दोनों फुलफिल होनी चाहिए। दोनों में से एक नहीं, दोनों की दोनों अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी माना जाएगा। क्या है वो दो कंडीशन? तो बोला है आउट ऑफ 10 previous year immediately preceding to the previous year he should be a resident of India at least for 2 years। मतलब अगेन देखो वर्ड आया है preceding to the previous year, पिछले साल को छोड़ के, 19-20 को छोड़ के और पीछे 10 साल जाओगे तो उन 10 में से 2 साल अगर वो इंडिया का रेसिडेंट है, क्या है? इंडिया का रेसिडेंट है, और साथ में एंड
he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately again same preceding the relevant previous year. पिछले साल को छोड़ के उसके पीछे और 7 साल जाएगा तो उन 7 सालों में वो 730 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना चाहिए। एकदम सिंपल एंगल में बता दूँ स्टूडेंट कि 2010 से लेके 2019 तक 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 एंड 18 19 तो ये 2009-10 से लेके 2018-19 तक 10 ईयर्स होते हैं। पिछले साल को छोड़ दिया मैंने, कौन सा था पिछला साल 2019-20 और 19-20 को छोड़ के आप पीछे जाते हो तो 18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13 11-12 10-11 और 9-10 ये 10 साल होते हैं। तो इन 10 साल में आपको ईयर सिर्फ याद रख लेना है, सिंपल है कि 2009-10 से लेके 2018-19 तक 10 सालों में से 2 सालों इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और 2012-13 से लेके 2000 अगेन 18-19 तक 730 डेज या उससे ज़्यादा वो रहना चाहिए। बोले कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल है। कैसे? पिछले साल को भूल जाओ ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, और पिछला साल क्या है हमारा 19-20। तो पहला कंडीशन है कि पिछले साल को छोड़ के पीछे और 10 साल जाना है। अगर 10 साल आप जाओगे तो मैं बता दिया हूँ स्टूडेंट 2009 से 2019 तक का पीरियड होता है। तो इन 10 साल में 2 साल और अगेन एंड पिछले साल को छोड़ के और 7 साल पीछे, अगर 7 साल पीछे जाओगे तो 12 तक ही पहुँचोगे। तो 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 और 18-19 7 साल होते हैं। तो याद रखना है 2009 से लेके 2019 तक 2 साल रेसिडेंट रहना चाहिए और 2012 से लेके 2019 तक 730 दिन रहना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सिर्फ रहेगा रेसिडेंट, लेकिन क्या नहीं रहेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और उस केस में हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो क्या क्या टर्म्स देखे अभी तक हमने? पहला असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएसी, पर्सन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेसिडेंशियल स्टेटस। और रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर 4 टर्म्स: रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो पहले क्या चेक करेंगे, रेसिडेंट है या नहीं है। अगर है तो उसको रेसिडेंट बोलेंगे, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो चेक करेंगे कि रेसिडेंट के साथ में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है तो बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है तो बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट residential status regarding individual and HUF. All other person are classified either as a resident or non-resident. कि रेसिडेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग एक नोट आपको कर लेना यहाँ पे कि इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के जो अदर पर्सन है वो या तो रेसिडेंट होते हैं या तो नॉन रेसिडेंट होते हैं। और ये केस किस बेस के ऊपर है तो देख लो आप। Now, so student, you can see an example on your screen. Mr. Bill Gates, owner of Microsoft, comes to India for 100 days every year since 2015-16. What shall be his residential status for assessment
ईयर 2021 यानी कि प्रीवियस ईयर 1920। मैंने कहा है आपके लिए प्रीवियस ईयर 1920 ही है और आपको एग्ज़ाम में वही पूछा जाएगा, ठीक है। सो बिल गेट्स 2015-16 से हर साल इंडिया में 100 डेज़ के लिए आता है और चला जाता है। तो बताओ इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं। तो पहला कंडीशन क्या था रेसिडेंट का कि 182 डेज़। अगर हम देखते 19-20 में तो हर साल कितने दिन रहता है 100। तो 182 डेज़ वाला कंडीशन तो क्या हो गया, फेल हो गया। स्टूडेंट एक बात और कि वो बाहर से आ रहा है या बाहर जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो इंडिया के अंदर कितने दिन रहता है ये हमको चेक करना है। सो अगर आप देखते हो तो 19-20 में वो 100 डेज़ है, तो 182 डेज़ वाला कंडीशन तो क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन सेकंड ऑप्शन है क्या, 60 डेज़। लेकिन 60 डेज़ के साथ में क्या आता, 365 बराबर। तो देखते हैं पिछले साल में तो 60 डेज़ है क्योंकि 100 बोला है, मतलब 60 डेज़ से ज़्यादा हो गया। देन 2015 से ले के स्टूडेंट 2019 तक 4 सालों में कितना दिन होना चाहिए, 365। तो देखो 15-16 में 100 दिन, 16-17 में 100 दिन, 17-18 में 100 और 18-19 में 100, टोटल 4 साल। और इन 4 साल में वो 400 दिन है। मतलब अगर पिछले साल को हम छोड़ते हैं और 4 साल पीछे जाते हैं जो कि हमारा कंडीशन है, तो उसमें वो 365 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये तो कौन कितने दिन है, 400 डेज़ है। इसका मतलब क्या है, ये रेसिडेंट है क्योंकि इसने सेकेंड कंडीशन फुलफिल की है। नाउ अगर आप आगे देखते हो कि जैसे मैंने बोला रेसिडेंट के बाद में हम क्या देखते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 2 कंडीशन है कि 2009 से लेके 2019 तक वो 2 साल इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और 730 दिन होना चाहिए 7 साल में। और अगर आप ठीक से देखते हो स्टूडेंट तो ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। वो 10 सालों में से एक भी साल इंडिया का रेसिडेंट नहीं है क्योंकि वो हर बार 100 डेज़ है। यानी कि अगर आप 18-19 में अगर उसके 100 डेज़ देखते हो यानी कि 60 डेज़ वाला फुल फिल, और पिछले 4 साल देखते हो तो उसमें उसके 300 दिन ही होंगे। मतलब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। फिर 730 दिन वाला देखते हैं 7 साल में, तो सिर्फ हमने देखा 15-16 से वो 100 दिन रहा है, क्लियर है। तो मतलब टोटल सिर्फ वो 400 दिन ही रहा है, तो मतलब 730 दिन वाला कंडीशन भी फेल हो गया। सो मिस्टर बिल गेट्स कैसे लिखेंगे हम, इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही फुलफिल्स द एनी ऑफ द अबोव कंडीशन। फिर कंडीशन लिखेंगे ही इज़ इन इंडिया फॉर 182 डेज़ और मोर। अगर उसको रेसिडेंट बनना है तो 182 डेज़ और मोर, और या फिर ही will be treated as a resident of India if he is in India for 60 days or more during the previous year and 365 days or more immediately preceding to the previous year। तो पहले कंडीशन लिखना है, देन आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट। मिस्टर बिल गेट्स इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया as he fulfilled the second condition as he is 100 days during the previous year and 400 days immediately preceding to the previous year. Therefore Mr. Bill Gates is a resident of India, but he is not fulfill the condition for ordinary resident, therefore he is not an ordinary resident। और आपको ordinary resident का conditions भी लिखना है। क्या condition था, a resident will be treated as a ordinary resident if he is in India for he is a resident of India for 2 years out of 10 years immediately preceding to the previous year and 730 days or more immediately preceding to the previous year of
7 ईयर। क्लियर है? तो 7 ईयर्स में से कितना, 730 डेज। तो एज बिल गेट्स ने दोनों भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, देयरफॉर बिल गेट इज़ नॉट ordinary resident. So he is a resident but not ordinary resident. I hope आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, अनदर एक केस लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, आप देख लो, इसको एनालिसिस करो और मुझे फिर नेक्स्ट सेशन में आप बताओ कि मिस्टर सचिन रेसिडेंट है या नहीं है। जो देखो 22 सितंबर 2019 को फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर जा रहा है। कहाँ पे? तो अमेरिका में एज अ एम्प्लॉई जॉब के लिए, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो वर्क करो इसके ऊपर और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताओ। चलो, थैंक यू।